is Ayushi, and today in this video we are going to do the topic algebraic expressions. So algebraic expressions पे स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल्स होता है लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी लेटर ले सकते हो. वेरिएबल होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. और कांस्टेंट होता है सेकंड टर्म आपकी. कांस्टेंट में आते हैं जैसे आपके नंबर्स 1 2 3, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसमें आप और कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते. बस जैसे 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स होती है तो वो कहलाता है कांस्टेंट. और जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे पुट कर सकते हैं, वो होता है वेरिएबल्स. अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिक्स करके जो आप एक्सप्रेशंस बनाते हो, वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. लाइक 2x² + 2. जैसे कांस्टेंट्स 2 क्या होगा, कांस्टेंट नंबर है, x² क्या है, वेरिएबल्स है. क्योंकि x की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 1 से लेके जितनी भी मेरे पास काउंटिंग है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो. दोनों को मिक्स करके जो आप एक्सप्रेशन बनाते हो, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं. इसके अंदर लाइक दिस, ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब ये एग्जांपल क्यों लिया है मैंने, इस एग्जांपल से आपको और दो चीजें क्लियर होंगी, आगे दो चीजें जो हैं वो. ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 5x² - 8x² + 8x + 9xy. यहाँ हम ले लेते हैं y², एक x² की टर्म, y² और xy. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, टर्म्स एंड फैक्टर्स. आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो मिश्रण होता है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको जो पूरा गिवन होता है, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टर्म्स कौन सी है. तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स होता है जब हर वैल्यू को हम अलग अलग करके लिख देते हैं इसमें विद साइंस. ठीक है. जो साइंस, जहाँ से अलग साइन शुरू हो जाएगा ना, वहां से एक नई टर्म शुरू हो जाएगी. जैसे देखो 5x² सबसे पहली टर्म है, फिर यहाँ माइनस का साइन आ गया, यानी यहाँ से टर्म अलग होगी, ये दूसरी टर्म है. यहाँ प्लस का साइन आ गया, यानी यहाँ तीसरी टर्म है. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी टर्म्स को मिला के बना है, 3 टर्म्स, 1 2 3. जहाँ भी आपका प्लस या माइनस का कोई भी डिफरेंट साइन आ जाएगा, वहां से आपकी नई टर्म शुरू हो जाएगी. तो आपको काउंट कर लेना है इसको. जैसे अब टर्म्स को आप अलग अलग करके लिख के दिखाओगे, 5x² एक टर्म है, -8y² अलग टर्म है, और +9xy अलग टर्म है. प्लस को आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप इसे नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेकिन माइनस को शो करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो 5x² - 8y² और 9xy आपकी 3 टर्म्स हो गई. अब चीज आती है फैक्टर्स. अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने टर्म्स बता दिया, अब टर्म्स के बाद इसके फैक्टर्स बताओ. तो फैक्टर क्या होता है, जिन जिन चीजों को मिला के हमारी टर्म्स बनती है, उसको कहते हैं फैक्टर. जैसे यहाँ टर्म क्या है, 5x². 5x² किस किस को मिला के बना है, 5 को, और x² मतलब यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तो x और x. ऐसे आपको फैक्टर्स अलग अलग करके बताने हैं कि जिन फैक्टर्स को मिला के टर्म बनी थी, जिन चीजों को मिला के, वो कहलाते हैं हमारे फैक्टर्स. लाइक यहाँ पे -8y², तो माइनस का साइन आप नंबर के साथ रखोगे, -8 और y को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके टर्म बनी. तो -8y और y आर दी फैक्टर्स ऑफ -8y². इसी तरह 9xy, इसमें 9x और y को एक साथ किया गया था मल्टीप्लाई, इसलिए 9xy बन गया. तो इसलिए क्या कहलाएगा, फैक्टर्स. देखो अब नीचे से दोबारा इस डायग्राम को क्लियर कर सकते हैं. जिन चीजों को मल्टीप्लाई करके यहाँ एक टर्म बनी है, वो होते हैं फैक्टर्स. फिर जिन टर्म्स को मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है, वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप आप सबको ये टर्म्स क्लियर हैं. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे जाने से पहले आपको ये टर्म्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट होता है लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10x² yz. ठीक है. आपके पास ये एक अलजेब्रिक टर्म दी हुई है. ठीक है. 10x² yz. अब कोएफिशिएंट क्या होता है, मान लो मैंने ये पूछ लिया आपसे कि x² का इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या है, इस टर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² को छोड़ के जितना भी पार्ट बच जाता है, वो आपका कहलाता है कोएफिशिएंट. क्या क्या बच गया, 10 y और z. तीनों को आप ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई में, अलग करके नहीं लिखना, कोमा में एक साथ ही लिखना है. जिस टर्म में आपसे ये पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए ना कि जिसका बचा मतलब कोएफिशिएंट क्या है, x² को कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या है,
तो जितना भी पोर्शन बच जाता है वो सारा आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। अब इसके अंदर एक और चीज आती है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या होता है, न्यूमेरिकल नाम से पता लग रहा है कि अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर, तो नंबर आपको क्या बताना है, सिर्फ इसके अंदर क्या है 10, ठीक है। 10x स्क्वायर वाई जेड में अगर एक्स स्क्वायर का ये पूछा जाए कि पूरा कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के अलावा जितना पोर्शन बच गया वो उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। लेकिन ये पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो जो इस पूरी टर्म के अंदर कोई भी नंबर हो वो नंबर ही सिर्फ आपका क्या होगा, आंसर। अगर मान लो कोई नंबर यहाँ नहीं गिवन हो, जैसे 10 सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो किसी के साथ अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। उस केस में आप क्या ले लोगे, 1, अगर कोई भी नंबर आपको गिवन नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है आपके पास डिग्री। डिग्री होता है जो भी हाईएस्ट आपकी पावर होगी गिवन एक्सप्रेशन में वो आपकी कहलाएगी डिग्री। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x। अब इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो आपको सीधा क्या बताना, हाईएस्ट डिग्री ही बतानी है। अब देखो डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की होती है, कांस्टेंट की होती नहीं। तो वेरिएबल क्या है, इसमें x है। अब x की डिग्री यहाँ पे देखो 2 है, और जिसकी कोई डिग्री नहीं लिख रखी होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, 1। तो 2 और 1 में कौन हाईएस्ट है, 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये आती है, जैसे 12m स्क्वायर n, ये तो था जब आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिंगल टर्म दी हुई है जैसे 12m स्क्वायर n, तो इसमें आपको डिग्री क्या बतानी है, और यहाँ पे m और n अलग भी है, तो आप क्या करोगे, देखो m की डिग्री 2 है और n की डिग्री क्या है, 1, कुछ नहीं लिख रखा हो तो आपको लिखना होगा 1, ठीक है। अब 2 और 1 डिग्री आपस में ये दोनों देखो मल्टीप्लाई है ना, तो पावर आपको प्लस करनी पड़ेगी, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 आपका हो जाएगा आंसर। यानी उस पूरी टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की डिग्रीज को आप काउंट करोगे, सभी की पावर्स को काउंट करोगे, और जो भी फाइनल आंसर होगा फिर वो लास्ट में ही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको m और n दोनों की डिग्री पावर्स को ही क्या करना पड़ेगा, ऐड, तब जाके आपका आंसर ठीक आएगा। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके पास टर्म आती है अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर आपके वेरिएबल सेम होते हैं, दो टर्म्स दे रखी है आपको, कंपैरिजन करने को बोला है कि लाइक है या अनलाइक है। अगर आपका वेरिएबल पोर्शन सेम है तो वो लाइक टर्म्स है, और वेरिएबल पोर्शन सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स है। वेरिएबल पोर्शन किसको बोलेंगे, जो नंबर के अलावा जो आपका एक्स वाई जेड में जो पोर्शन होता है ना लेटर्स में, वो आपका कहलाता है वेरिएबल पोर्शन। जैसे यहाँ 5x 4x, x और x दोनों में सेम है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, लाइक टर्म्स। आपको नंबर को कंपेयर नहीं करना, 5 4 इन सबको कंपेयर नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे अनलाइक टर्म्स में क्या हो जाएगा, अगर मैंने लिख दिया 9p और 7q, अब देखो इसमें p है और इसमें q है, तो इसके अंदर वेरिएबल सेम नहीं है ना, तो वेरिएबल पोर्शन अगर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक में वेरिएबल पोर्शन सेम होगा और अनलाइक में वेरिएबल पोर्शन अलग होगा। इसके लिए थोड़ा सा मैंने टिपिकल एग्जांपल लिया है इसके अंदर, सिंपल तो आप लोग कर लोगे, एक टिपिकल एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ देखो पहले आप इनकी ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सीधा कंपेयर नहीं कर सकते, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे उसके बाद आप कंपेयर करोगे लाइक और अनलाइक, ठीक है। फटाफट इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 8 × r 8r, ये हो जाएगा 8s माइनस 3r माइनस 3s प्लस 5r माइनस 5s। देखो ब्रैकेट हो गई, अब इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो r और s दो ही वेरिएबल है ना, तो जिसके अंदर r होगा वो क्या हो जाएंगे, सेम लाइक टर्म्स हो जाएंगे, 8r माइनस 3r और 5r। और अनलाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, लाइक टर्म्स का दूसरा ग्रुप हो जाएगा 8s माइनस 3s माइनस 5s, 8s माइनस 3s माइनस 5s। तो इसके अंदर दो ग्रुप निकल के आते हैं हमारे पास लाइक टर्म्स के, एक तो r वाला और एक s वाला, ठीक है। तो लाइक टर्म्स में तो ये हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएंगे। और अनलाइक वैसे इसके अंदर बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट वाला सेकंड से अनलाइक है ना, तो ठीक है, लाइक हो जाएगा ये तीनों टर्म्स और ये भी तीनों, और अनलाइक ये आपस में दोनों। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स। मोनोमियल, फर्स्ट वन इज
मोनोमियल। मोनोमियल होता है, मोनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी। उसके बाद बाइनोमियल होता है जिसके अंदर आपके पास हो जाएगी दो टर्म्स, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स होंगी उसको आप बोलोगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर एक ही टर्म होगी उसको बोलोगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हो जाएगी आपके पास एज द नेम सजेस्ट थ्री एक्सप्रेशंस, थ्री टर्म्स, वो कुछ भी हो सकती है। जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं वो होता है ट्राइनोमियल। एंड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, उन सभी को आप पोलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर वन टर्म गिवन हो वो मोनोमियल, टू टर्म्स हो वो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हो जाए तो ट्राइनोमियल, और दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती है तो उसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसके अंदर हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो वो क्या होता है, तीन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर अगर रूट के अंदर आपका वेरिएबल हो तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में गिवन हो तो भी आपका वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, और अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव दे रखी हो तो भी आपका वो पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। यानी कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इन केसेस में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये एक्सेप्शन केसेस आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले बताना है कि ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो 3 टर्म्स वाला हमारा क्या होता है, ट्राइनोमियल। सो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, पावर देखेंगे हम सभी की, x की पावर क्या है 1, y की 2, यहाँ पे x की 3, तो हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा कौन सी है 3, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। और इसके अंदर आप एक और चीजें भी समझ सकते हो जैसे कि कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता है आपसे, मान लो x का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो अब ये देखो x वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म है ना, ये तो x क्यूब वाली टर्म है। मैंने आपसे पूछा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x किस में है, सिर्फ इस टर्म में है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। लेकिन अब आप पूछोगे कि पूरी टर्म क्यों नहीं लिख सकते हम, x की कोएफिशिएंट में तो सारा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब आपके पास टर्म्स अलग अलग हैं ये, ठीक है। बेशक पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन x जिस टर्म में होगा ना उस टर्म में ही आपको देखना है कि x के अलावा क्या बच जाता है, ठीक है, और किसी चीज को आपको नहीं लिखना। जैसे सेकंड टर्म के पास आप नहीं लिख सकते हो। लाइक अब मैंने पूछ लिया कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये पूरा नहीं है, वाई स्क्वायर कौन सी टर्म में है, -5y स्क्वायर में है, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिर्फ -5। इसी तरह एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 11। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, अब आपके पास एक टर्म आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी वो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपनी टर्म्स ऑफ डिग्रीज में, यानी डिग्रीज के अकॉर्डिंग जब हाईएस्ट से लोवेस्ट में अरेंज होता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जैसे अगर एक पॉलिनोमियल उसमें डिग्री दे रखी है आपको पावर 3 2 1, तो सबसे पहले 3 पावर वाली टर्म, फिर 2, फिर 1, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट में जब वो अरेंज होती है तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें आपको बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करना है, यानी हाईएस्ट से लोवेस्ट में। लेकिन इसमें करना क्या है आपको, कि इसमें एक शर्त है कि आपको x वेरिएबल के अकॉर्डिंग लगाना है इसको, ठीक है। y के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको देना है x के ऊपर ध्यान। जैसे कि अब x की डिग्रीज देखो कहाँ कहाँ है, पावर्स यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, एक यहाँ, तो x में इसकी पावर 2 है, इसमें इसकी 1 3 और यहाँ पे 1, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी x की, यहाँ पे 3। तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे, x क्यूब को, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। अब क्यूब के बाद स्क्वायर आता है यानी 2, तो 2 वाली टर्म कौन सी है, ये, तो अब आप लिखोगे 2x² ये भी डन। अब आ जाता है 1 पावर वाला, ठीक है, फिर आप लिख दोगे इसमें 1 पावर में जो भी होगा, यानी कि -8xy³, ठीक है, ये हो गया। अब ये भी 1 पावर वाला है तो इसको भी आप लिख दो पहले, फिर उसके बाद सिर्फ y वाली टर्म। क्लियर। तो हमने क्या किया, x की पावर्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया, x की पावर 3, फिर 2, फिर 1 वाली दोनों टर्म्स है तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, दोनों 1 टर्म्स की लेकिन साथ ही लिखोगे,
ठीक है, 1 पावर के लिख दिया और लास्ट में आ जाएगा y का, इसका कोई काम नहीं था इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है। ठीक है, स्टार्ट। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं, इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनाना है खुद। ठीक है, रीटा's एज, फर्स्ट क्वेश्चन है रीटा's एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज x। उसकी डॉटर की एज, रीटा की डॉटर की एज है x, उसका 4 टाइम्स करने के बाद, उसमें से 4 लेस करने के बाद फिर रीटा की एज निकल जाती है। तो आपको रीटा की जो एज है वो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनानी है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपना किससे बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके। तो आप इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, सबसे पहले उसकी डॉटर की एज को लोगे, क्योंकि डॉटर की एज के अकॉर्डिंग वो अपनी एज बता रही है ना, तो उसकी डॉटर की एज कितनी है x। ठीक है, डॉटर की एज का 4 टाइम्स करके, 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज, 4 टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, टाइम्स का मतलब आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई करना। अब हमने उसकी डॉटर की एज को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स करने के बाद उसमें से 4 लेस और करना है, यानी -4, तो रीटा की एज आ जाएगी। तो रीटा की एज कितनी है, 4x - 4। आई एम रिपीटिंग, रीटा's एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। आपको ये नहीं करना कि 4 लेस इन पहले लिखा हुआ है तो पहले आप 4 लेस करोगे फिर 4 टाइम्स। क्वेश्चन की सेंस को आपको समझना जरूरी है। उसने बोला है कि 4 लेस कब करना है, उसका 4 टाइम्स करने के बाद। तो डॉटर की एज का 4 टाइम्स करने के बाद आपने 4 क्या कर दिया, लेस, तो यहाँ के आगे रीटा की एज। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन बनाना है, द एक्सप्रेशन फॉर ए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का एक्सप्रेशन बनाना है, यानी 3 टर्म्स हो जाएंगे उसके अंदर। व्हेन 100th डिजिट इज a, 10th डिजिट इज b, यूनिट डिजिट इज c। आपकी 100th पे डिजिट कौन सी है, a, और 10th पे है b, और 1s पे है c। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 100, 10s एंड 1s। ठीक है, a, b और c। अब इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। देखो वेरिएबल्स तो आपको दिए हुए हैं, अब आपको कांस्टेंट लेना है। वो कांस्टेंट लेते कैसे, नंबर कैसे बनता है, देखो जो 100th पे डिजिट होती है ना उसकी मल्टीप्लाई होती है 100 से, जो 10th पे डिजिट होती है उसकी मल्टीप्लाई होती है 10 से, और जो 1s पे डिजिट होती है उसकी मल्टीप्लाई होती है 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं होती। फिर नंबर कैसे बनता है, देखो आपने जो जिस प्लेस पे डिजिट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन तीनों को आप प्लस करते हो तो वो आपका नंबर बन जाता है। ठीक है, 100a + 10b + c। ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर बनेगा। ये नंबर फॉर्मेशन कुछ बच्चों को शायद नहीं भी आती होगी, तो मैं बता दूं कैसे बनते हैं। लाइक मेरे पास एक नंबर है 62, तो 62 कब बना होगा, देखो ये 1s पे है और ये 10s पे, तो 10 डिजिट की मल्टीप्लाई किससे होती है, 10 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 पे, क्योंकि 1 डिजिट पे है। तो 10 6 क्या होता है 60, एंड 2 1 जा 2, और 60 और 2 को प्लस करने के बाद बनता है 62। तो यानी नंबर कैसे बनता है, जिस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको इसके मल्टीप्लाई करके फिर दोनों नंबर्स को प्लस करके। मैंने यहाँ पे भी वही किया है, जिस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी उस प्लेस से मल्टीप्लाई करके और इन तीनों को प्लस करके। ठीक है, I hope all the questions are clear to you. Today's topic is clear to you. Thanks for watching the video.